इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे भाग 5, जिसमें हम चारागाहों का क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। मतलब जितना भी जमीन चारागाह वाला था, जहाँ पर हरा भरा, जहाँ पर पशु जाकर चढ़ते थे, तो वो सब जगहों का क्या हुआ। मसाइयों की सबसे बड़ी, हम लोग यूरोप के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चारागाह दिनों दिन समटते जा रहे हैं, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान, जितने भी घास के मैदान थे, घास के मैदानों जिसको बोलते थे अस्तेपिज तक फैला हुआ था। मतलब उत्तरी कीनिया से लेकर उसका इलाका जो मसाई लैंड का था, मसाई लैंड समुदाय था, उसी के नाम से मसाई लैंड देश हो गया जगह का नाम। उनका इलाका उत्तरी तंजानिया से लेकर कहां तक, उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। मतलब बहुत बड़ा इलाका था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवाद ताकतों ने, मतलब राजा के ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में, मतलब छोटे छोटे व्यापारी संगठन, चाहे किसी के संगठन में, चाहे किसी के नियंत्रण में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया, और उन सबको अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध हुआ। कितना में? 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। कितना? दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए मसाईलैंड के। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को, जितने भी बेहतरीन, जहां पर गाय भैंस चरते थे, जानवर चरते थे, तो बेहतरीन चारागाह इलाका जितना था उनको अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। जितने मसाई लोग थे, उन सबको दक्षिण कीनिया में और उत्तरी तंजानिया के छोटे छोटे इलाकों में उनको समेट कर रख दिया गया। औपनिवेशिक शासन के पहले मसाइयों के पास इतनी जमीन थी कि उसका लगभग 60% हिस्सा उसे छीन लिया गया। मतलब इतना ज्यादा जमीन था कि जिससे 60% जमीन उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। वैसे जगहों पर कीनिया के सारे समुदायों को भर दिया गया, जिसको बोलते थे मसाई। तो मसाई समुदाय के जितने लोग थे उनको छोटे छोटे जगहों में बांट दिया गया। तो कितना दिक्कत होता होगा, ना ढंग से बारिश होता है, ना पानी मिलता है, खाली राख मिलता होगा वहां पे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से, जब 19वीं सदी का अंतिम साल आया, तो अंतिम सालों से ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार, जितने भी अंग्रेजी सरकार थे, पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेतों के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। और जितने भी अफ्रीका के स्थानीय किसान थे उनको भी प्रोत्साहित करते थे कि अपने जमीन को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, जंगल काटो, जमीन फैलाओ। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। जितने भी चारागाह इलाका था, जंगली इलाका, वो सब खेतों में तब्दील हो गया। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। फिर से सुनो, अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। दोनों तरीके से, चाहे राजनीतिक हो, ताकतवर भी थे, आर्थिक, उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा था, तो अपने क्षेत्र के बाकी किसानों पर तो भारी ही पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था।
अब किसान लोग भारी पड़ते थे किस पर? मतलब मसाइयों पर, इसमें उनका आर्थिक खराब हो गया था, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति तो ऐसे ही खराब कर दिया गया था औपनिवेशिक सरकार आने के बाद। तो बाकी किसान और इधर के अंग्रेज अफसर वही ताकतवर रह गए थे। एक अभी आप गाना सुन सकते हो, तो अभी एक आदिवासी अफ्रीका का, वो बहुत ज्यादा अपने बॉलीवुड से लेकर बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम में वो अपना मतलब हिस्सेदारी किया, स्टेज प्रोग्राम कर चुका है। जैसा आप चित्र में देख रहे हो वैसा एक सिंगर भी है, डांसर भी है, कॉमेडियन भी है, जो आपको कॉमेडी खूब करता है। सब बच्चा भी है, सब खूब ठुमक ठुमक कर अलग अलग प्रकार का डांस करता है सब। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। जितना भी चारागाह था, समझो कि इतना बड़ा एरिया चारागाह का दिख रहा है अभी डिस्प्ले पे, तो इनको घेर कर इसमें शिकारगाह बना दिया गया। मतलब यहाँ पर केवल शिकार ही किया जाएगा, शिकार के अलावा कुछ नहीं होगा। कीनिया में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंटिक पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। कौन कौन? संबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क, ये दोनों शिकारगाह के तौर पर इनको सामने अस्तित्व में लाया गया था। तो जितने भी आज पार्क हैं, समझ लो उन सबको घेर दिया गया था शिकारों के लिए। वहां पर शिकार जम कर होता था। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना जाना था, क्योंकि इन जो आरक्षित जंगल थे वहां पर जितने भी चरवाहे थे वो यहाँ पर आते जाते रहते थे। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। ढोर डंगर मतलब अपने जानवर चराया करते थे, जैसे बैल, बकरी, गाय हो गया, भेड़ हो गए, ऊंट हो गए, तो वैसे ये लोग यहाँ पर चराई करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क, अभी सेरेंगेटी नेशनल पार्क का लेते हैं, तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चरवाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। जो मसाइयों के चारागाह थे उन पर कब्जा करके ये पार्क बनाया गया था, जिसको बोलते थे सेरेंगेटी नेशनल पार्क। कितना दूर में था? 14,760 वर्ग किलोमीटर, मतलब रेडियस ले लो, ये 14,000 चारों तरफ से घेर लो, तो उतने बड़े क्षेत्र पर ये लोग मसाइयों के जमीन को छीन कर यहाँ पर पार्क बना दिए, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा इलाका है। एक आदमी का देखो पैर कटा हुआ है, पैर नहीं कटा हुआ, पैर अपना आगे किया है, और ये लाठी लेकर चलते थे इसलिए क्योंकि जानवर आ जाते थे, नहीं तो सांप दिख जाएंगे, बिच्छू दिख जाएंगे, जहरीले जानवर दिख जाएंगे, तो उनको भगाने के लिए। और जितने भी चरागाह जमीन थे ये सब पथरीले एरिया थे, सब पथरीला जगह है। देखो यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, मतलब ये ज्वालामुखी के वजह से ही ये सब होता था। एक जगह ठंडा हो गया तो दूसरे जगह गर्म रहता है, वैसे स्थिति में ये लोग अपना जीवन व्यापन यहाँ पर कर लेते हैं। चित्र 14, घास के बिना पशु, मवेशी, बकरियां और भेड़ कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब कि चरागाहों के परिवार, जितने भी चरवाहों के परिवार थे और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका, और बहुत सारे इलाके वहां पर भी थे अफ्रीका में। एक और यहाँ पर पार्क का नाम दिया गया है, अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसके पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ किनियन, हम लोग रुपया बोलते हैं, वो लोग रुपये की जगह पर किनियन बोलते हैं, तो किनियन शिलिंग लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। इतना ज्यादा वहां पर कमाई हुआ था केवल पर्यटन से पिछले साल में। किलिमंजारो जल
किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है जो अमेरिका तक जाती है, और वो पानी का भी इस्तेमाल ये लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वजन द मसाई एसोसिएशन के द्वारा ये लिखा गया है। मतलब यहाँ से इन लोगों के पास सब चीज जाता था, ये नहीं कि पानी पाइप से जाता हो। पहले तो पाइप बना नहीं था, उस समय नदी का पानी था, तो ये लोग नदी का पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अन्यथा आप पानी छुओगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर नियम था कि आप उसका सिंचाई के लिए भी और पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये चित्र देखो, यहाँ पे पूरे ये गाय, केवल गाय ही लग रहे हैं, गाय बैल लेकर ये लोग चरा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब झरकट वाला एरिया है जहाँ पर ये लोग, इनको ये चारागाह हो जाएंगे। ये यहाँ पर इनको खाने के लिए अच्छा सेहतमंद मिल ही जाता है पेड़ पौधा। चित्र 15, मसाई नाम मा शब्द से निकला है। मा साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतु और चरवाह समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। दूध और मांस ही खाते हैं। दूध गाय का हो गया और मांस जानवरों का, जंगली जानवर का। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग काले काले दिख रहे हैं, एकदम पूरा झोंकट, पूरा पक गया है सब, झोकड़ गया है सब। इस अर्थ शुष्क, ये विषुवत-वृत्तीय इलाका है। विषुवत-वृत्तीय इलाका में बहुत ज्यादा इधर गर्मी होता है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। तो विषुवत रेखा के एक तरफ बहुत ठंडी और एक तरफ बहुत गर्मी पड़ता है, तो ये लोग विषुवत रेखा में पड़ते हैं। मतलब हम लोग से दक्षिण एरिया में ये लोग पड़ेंगे, इसलिए ये लोग झौंसे हुए हैं पूरा। सूखे के हालात सामान्य हैं, ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। यह भी मसाई एसोसिएशन के तरफ से लिखा गया है। स्रोत च, अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास ही में स्थित वाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। कहां से? काओकोलैंड या अवोम्बोलैंड आते जाते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह। ये लोग आपस के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त मतलब मांस और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। न ही वो काओकोलैंड से ओबामोलैंड आ सकते थे, न ही ओबाम्बोलैंड से वो क्वाकोलैंड जा सकते थे। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतु पशुपालकों की शिकायत थी। क्या शिकायत करते हैं? हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं है कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते। गोश्त मतलब वहां से अपना, एक देखो गोश्त और गोश्त दो शब्द होते हैं। गोश्त मतलब हो जाएगा मांस और गोश्त मतलब हो जाएगा अपना रेवर, मतलब अपना झुंड। एक जगह से दूसरे जगह नहीं ला सकते हैं। खालों को बाहर नहीं भेज सकते, मतलब जो जानवर का खाल होता है उसको बाहर नहीं भेज सकते। ओवाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है और क्वाम्बोलैंड हमारे लिए बंद हो चुका है। मतलब दोनों का दोनों एक दूसरे को बीच में बॉर्डर घेर दिया गया था, जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में है। हम लंबे समय तक ओवाम्बोलैंड में रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं और सीमाएं बंद हैं। ये सीमाएं हमें मार दे रही है, जीना मुश्किल है। नामीबिया स्थित क्वाकोलैंड के चरवाहों का बयान नामीबिया 1949 में यह बताया गया है। माइकल बर्लिंग द कोलोनियम एसोसिएशंस
ऑफ द फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न निमेबियन पोस्टल इकोनॉमिक अफ्रीका। ये 68 में लिखा हुआ है। ये छोड़ो यार, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब 6 देखो, औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरे के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। मतलब औपनिवेशिक सरकार ने अफ्रीका में पुलिस व्यवस्था चालू कर दिया था कि लोगों को आने जाने से रोको, पानी पीने से रोको, सिंचाई करने से रोको। नामीबिया में कावोकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के कारण दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसे ही एक निर्देश दिया था कि सबको रोको, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देना है। जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा न हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी न किया जाए। जब तक काम ना हो जाए, जरूरी ना हो कुछ ज्यादा जरूरी, तब तक इनको अपने निजी स्थान पर आने मत दो। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने के लिए निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना है। इसलिए उन्हें सामान्य यात्रा पास, एक यात्रा पास होता था, तो सामान्य यात्रा पास किसी भी हालात में जारी न किए जाए, यह आदेश वहां पर दिया गया था। कावोकोलैंड परमिट टू एंटर। मजिस्ट्रेट द्वारा उटजो और कमंजाब के पुलिस स्टेशन कमांडरों को लिखा गया पत्र 24 नवंबर 1937 को यह लिखा गया था। अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा पड़ा गया, मतलब बहुत ज्यादा उस पर दबाव पड़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिए गए। उसमें क्या किए गए, मसाइयों को अंदर ढकेल कर उन पर बहुत प्रताड़ित किया गया, उनको बहुत परेशान किया गया, उनके परंपरागत रीति रिवाजों को क्षति पहुंचाई गई, बहुत चोट पहुंचाया गया। कुछ छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरवाहों का स्तर गिरने लगा, जिसके वजह से छोटे से जगह में जानवर को चराओगे तो एक न एक दिन तो खत्म तो होना ही है। चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक स्थानीय समस्या बन गया था, क्योंकि जगह कम है, जानवर ज्यादा है, तो भैया वहां पर तो दिक्कत होगा ही। अब देखो बात क्या थी, लोग कितने थे, 3 लाख से ऊपर लोग थे। एक जगह पर नहीं होंगे तो हजारों से ऊपर लोग होंगे। अफसर कितने, 100 से 500 अफसर होंगे। बाकी सब जगहों के जब झुंड मिल जाता, गाय भैंस के सींग पर एकदम आग लगाकर छोड़ दिए जाते, एकदम जहरीला सब पाउडर लगाकर छोड़ दिया जाता, तो गाय जितना भी पालतू जानवर होता है अपने मालिक को तो मारता नहीं है, मारता है तो दुश्मन को मारता है। छोड़ देना चाहिए उस पे, एकदम जाकर भूंज डालेगा, सब मार मुर के खाट खूट के एकदम बराबर कर देगा, खटिया खड़ा कर देगा सब। लेकिन लोग डर जाते थे गोली बंदूक देखकर उसके हाथ में कि हम मारे जाएंगे। अरे भाई, 1 को मारेगा, 2 को मारेगा, 3 को मारेगा, 4 को मारेगा, 5 को मारेगा, 10 को मारेगा, 50 को मारेगा, कितना मारेगा, कितना गोली है। बराबर पहाड़ का सीली उठाकर सामने से चलते रह जाओ, बंदूक चलाते रह जाएगा, घंटा ना कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, दम, हिम्मत होना चाहिए, पूरा एकदम जीतो का हिम्मत होना चाहिए। जिंदगी में कामयाब होना है तो भैया जिंदगी को एक बेहतरीन हिसाब से जीना पड़ेगा, एक अनोखे हिसाब से जीना पड़ेगा। लोगों से लड़ना पड़ेगा, शासनों से, प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, नेताओं से लड़ना पड़ेगा, जो शासन कर रहा है उससे लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, जिंदगी से लड़ना पड़ेगा, मौत से लड़ना पड़ेगा। मौत से रोज रोज लड़ना पड़ता है, तभी तो हर किसी को एक जिंदगी मिलती है रोज के रोज। जिस दिन नहीं लड़ोगे उस दिन तुम सुतले के सुतले रह जाओगे, सो जाओगे तो सुतले रह जाओगे, उठ नहीं सकते ना। इसीलिए जिंदगी में पहचान बनाओ अपनी ऐसी कि अनोखी हो जाए तुम्हारी जिंदगी। हमेशा जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाओ, अपने आप को जिंदगी में एक परम सुख का अनुभव प्राप्त करो। हमेशा कट्टरबाजी होना चाहिए। जिस धर्म समूह के हैं, कट्टर का मतलब होता है कि उसके बारे में ज्ञान भी हासिल करो कि हम लोग कट्टर क्यों हो सकते हैं। मुसलमान कट्टर क्यों होते हैं, क्योंकि
उन्हें ये सिखाया जाता है कि तुम कट्टर हो जाओ। हिंदू कट्टर क्यों होते हैं? उनको सिखाया जाता है कि तुम कट्टर हो जाओ, लेकिन कट्टरता का मतलब क्या होता है ये तो सिखाया ही नहीं जाता है। कट्टरता का मतलब होता है कि अपने धर्म की भी इज्जत करो और दूसरे धर्म की भी इज्जत करो, अपने लोगों का भी इज्जत करो, दूसरे समुदाय के लोगों का भी इज्जत करो। यही कट्टरपन का भाव होता है। ये नहीं कि एक समुदाय के लिए हम आगे पीछे चलें, यही कट्टर भाव हो गया, ये गलत बात होती है। किसी की माँ बहन की इज्जत लूट कर उसके साथ गलत करके कोई भी कट्टर नहीं बन सकता, ना ही कट्टर मुसलमान, ना ही कट्टर हिंदू, ना ही कट्टर कुछ नहीं बना जा सकता है। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे हम, सरहदें बंद हो गई है। जितने भी वहां पर बॉर्डर थे, सरहद जो कांटेदार घेराव थे, वो सब बंद कर दिए गए, सीमा बंद हो गए। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।